दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए हेरोइन तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया। कुआलालंपुर से आए एक भारतीय नागरिक को शक के आधार पर टर्मिनल 3 के ग्रीन चैनल पर जांच के लिए रोका गया। जब अधिकारियों ने उसके 2 ट्रॉली बैग की एक्सरे स्क्रीनिंग और बारीकी से तलाशी ली तो अंदर सफेद पाउडर के 4 पैकेट छिपे मिले। जांच करने पर सामने आया कि ये कोई आम पाउडर नहीं बल्कि करीब 34.5 करोड़ रुपए की कीमती हेरोइन है, जिसका वजन लगभग 7 किलो पाया गया। इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद तुरंत कस्टम अधिकारियों ने आरोपी यात्री को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और ड्रग्स को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि तस्करी के इस बड़े खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। यूपी के नोएडा में ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। थाना 113 पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए गैंग के 3 शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए ठगों के कब्जे से पुलिस ने 15 सिम कार्ड, 4 लैपटॉप, कई मोबाइल फोन, 35 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं। ये आरोपी एक संगठित गैंग बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर्षक विज्ञापन देते थे और लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। वो नकली वेबसाइट और ऐप के माध्यम से सीधे साधे लोगों को बहुत कम समय में उनके रुपयों को दोगुना लालच देकर ठगी किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है, जहां आग के कहर ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली के कस्बा क्षेत्र में मौजूद इस घर की छत पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की लपटें इस विभीषिका को बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भयानक थी। आग भड़कता देख लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी डाला, लेकिन वो विफल रही। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश में पता चला कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और ये आग कपड़ों में फैल गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। वहीं गनीमत इस बात की रही कि आग भड़कने से पहले ही सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। मेरठ के सरधना में एक बेजुबान स्ट्रीट डॉग पर सिर्फ भौंकने की वजह से गोली चला दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दर्दनाक घटना की खबर मिलते ही दिल्ली के एक एनजीओ ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और घायल डॉग को इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत कर डॉग के शरीर से गोली के सारे छर्रे निकाल दिए और अब उसकी हालत में सुधार है। इस बीच एनजीओ की शिकायत पर यूपी पुलिस ने बिना वक्त गवाए तुरंत एक्शन लिया और आरोपी शमी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस की इस फुर्तीली और सख्त कार्रवाई को देखकर पशु प्रेमियों और एनजीओ संचालिका ने योगी पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा किया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी के आपराधिक इतिहास को खंगालते हुए मामले की जांच में जुट गई है। फरीदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां व्रत खोलने के बाद एक 33 वर्षीय युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक ने व्रत खोलने के लिए फ्रूटी पी थी, जिससे कुछ ही देर बाद उसे उल्टियां और पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई। परिजन युवक को तुरंत अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी हालात लगातार बिगड़ती चली गई और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अंकुश के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद के भारत कॉलोनी स्थित हनुमान नगर का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगी। ड्यूटी से आए काम पे अच्छे वाले घर पे शाम को, और शाम को एकदम फिर घर गए
फ्रूटी वगैरह पिए, फिर पेट में दर्द और दस्त और उल्टी चालू हो गया। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग की 6 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग इतनी भयानक थी कि दमकल कर्मियों को इसे पूरी तरह बुझाने में करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच गोदाम के ऊपर बने मकान में एक शख्स फंस गया, जिसे बचाने के लिए दमकल टीम ने तुरंत एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जाबाज दमकल कर्मियों ने बंद दरवाजे का लॉक काटा और सीढ़ी की मदद से उस शख्स को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। नवादा जिले के रजौली इलाके में एक बार फिर से जंगली हाथियों की दस्तक से दहशत का माहौल कायम हो गया है। चित्राकोली पंचायत के दुद्धी माटी जंगल में 3 से 4 जंगली हाथियों का झुंड देखे जाने के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही चित्राकोली, दुद्धी माटी, जोगिया मारण, हरदिया और आसपास के गांव के लोग सतर्क हो गए हैं। ग्रामीणों को डर है कि यदि हाथियों का झुंड आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ता है तो फसलों के साथ साथ मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। रजौली वन क्षेत्र पदाधिकारी नारायण लाल सेवक ने बताया कि हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही विभागीय टीम निगरानी में जुट गई है। झारखंड की सीमा नजदीक होने के कारण हाथियों के आने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में वन विभाग हाथियों को सुरक्षित तरीके से वापस झारखंड के जंगल क्षेत्र की ओर भेजने का प्रयास कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे हाथियों के नजदीक न जाएं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें उकसाने की कोशिश न करें। मानसून की दस्तक के साथ नदियां उफान पर हैं और जरा सी लापरवाही कैसे जान पर भारी पड़ सकती है, इसकी बानगी गुजरात के पंचमहल में देखने को मिली, जहां करार नदी के बीच मौत का मंजर था। चारों तरफ तेज बहाव और नदी के बीच फंसी एक जेसीबी, जिस पर सवार 2 लोगों की सांसें अटकी हुई थी। दरअसल नदी पर पुल निर्माण का काम चल रहा था, तभी अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और देखते ही देखते जेसीबी चारों ओर से उफनते पानी में गिर गई। मशीन पर मौजूद दोनों लोग मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन नदी का रौद्र रूप देखकर कोई भी उनकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हर किसी की नजर नदी के बीच फंसे उन 2 लोगों पर थी और हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। करीब 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ऑपरेशन के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नीट यूजी अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में उसका परीक्षा केंद्र हजारों किलोमीटर दूर अबू धाबी में दिखाया गया। सेंटर की जानकारी मिलने के बाद छात्र और उसका पूरा परिवार सदमे में आ गया। छात्र के पिता मोहम्मद तालिब का कहना है कि उन्होंने आवेदन के दौरान कभी भी अबू धाबी को परीक्षा केंद्र के रूप में नहीं चुना था। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद जब उनके परिवार को ये जानकारी मिली तो उन्हें तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क किया, जिसके बाद अधिकारियों ने ईमेल भेजने को कहा। परिवार का कहना है कि छात्र ने अपने विकल्पों में महाराष्ट्र के 3 जिलों का चयन किया था और अब वे नागपुर में ही परीक्षा केंद्र देने की मांग कर रहे हैं। छात्र मानसिक रूप से काफी परेशान है, यहाँ तक कि उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है और इतनी कम समय में किसी दूसरे देश जाना संभव नहीं। फिलहाल अधिकारियों ने परिवार को नया एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि छात्र को समय रहते नया परीक्षा केंद्र मिल पाता है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग कार्यक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का रेड रोड पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। करीब 1 किलोमीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े इस विशाल आयोजन स्थल को विशेष रूप से सजाया और संवारा जा रहा है।
प्रधानमंत्री इसी ऐतिहासिक स्थल पर 35,000 लोगों के साथ सामूहिक योग करेंगे। इसके लिए एक भव्य और अत्याधुनिक मंच तैयार किया जा रहा है, जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के तय शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 6:30 पर रेड रोड पहुंचेंगे। सुबह 6:30 से 7 बजे तक वो देश को संबोधित करेंगे। इसके बाद सुबह 7 बजे से 7:45 तक 45 मिनट का कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों लोग प्रधानमंत्री के साथ योग करेंगे। मेढर के ओपी हिल स्टेडियम में चौधरी मसूद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज हो गया है। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मंत्री जावेद अहमद राणा ने किया, जहां बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, स्थानीय लोग और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से कुल 16 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, जो आने वाले दिनों में क्रिकेट के मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि खेल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने इस तरह के आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, बल्कि युवाओं में खेल भावना और अनुशासन भी मजबूत होगा। मैं समझता हूँ ये एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़हनी तौर पे अलर्ट और फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। ये टूर्नामेंट मेढर क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवा क्रिकेटरों के लिए अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा मंच साबित होगा। कश्मीर के कुपवाड़ा की एक युवा महिला ने हौसले और मेहनत की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जो आज कई युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और रीढ़ की हड्डी की बड़ी सर्जरी के बावजूद रुकैया ने हार नहीं मानी और मशरूम की खेती के क्षेत्र में सफलता हासिल की। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा और SQUST कश्मीर की प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन से रुकैया ने अपने घर पर मशरूम उत्पादन इकाई शुरू की। आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर उन्होंने न सिर्फ अच्छी पैदावार हासिल की, बल्कि अपने परिवार की आय का एक मजबूत साधन भी बनाया। आज उनकी सफलता आसपास के युवाओं को स्वरोजगार और कृषि आधारित व्यवसाय की ओर प्रेरित कर रही है। रुकैया का कहना है कि सही प्रशिक्षण, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती को सफलता में बदला जा सकता है। जम्मू जिले के मीरा साहिब क्षेत्र में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक किराए के मकान से लगभग 150 घरेलू LPG गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर संबंधित स्थान पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसकी पहचान राजस्थान निवासी के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर किस उद्देश्य से एकत्र किए गए थे। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि मामला घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण अथवा किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ा तो नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी। रूस यूक्रेन जंग की ये नई तस्वीर है। मॉस्को पर शक्तिशाली ड्रोन हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले ने मॉस्को को जलाना शुरू कर दिया है। लंबी दूरी के ड्रोन हमले से मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी भीषण आग की लपटों में जलने लगी। आसमान धुएं के गुबार से भर गया और बारूद की गंध हवा में फैल गई। रूस ने दावा किया कि मॉस्को के एयर डिफेंस ने 60 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, लेकिन कुछ ड्रोन रिफाइनरी को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस में ईंधन संकट गहराने लगा है। 2026 में यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन हमलों से रूस की ऑयल ताकत को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। न सिर्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि रूस के मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम को भी यूक्रेन अपने लॉन्ग रेंज के ड्रोन से निशाना बना रहा है। मॉस्को की रिफाइनरी पर यूक्रेन ने जून में 2 बार बड़े हमले किए, जिससे उसमें आग लग गई और प्रोडक्शन प्रभावित हुआ।
यूक्रेन ने जिस कापोटनिया ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया वो मॉस्को रीजन का सबसे बड़ा फ्यूल सप्लाई यूनिट है। इससे पहले रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया और नेवल बेस के साथ ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में दिन दहाड़े एक व्यापारी से लूट की कोशिश ने सनसनी फैला दी। करीब 9 लाख रुपए लेकर जा रहे व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया और नोटों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। हालांकि व्यापारी के विरोध और मौके पर मची अफरा तफरी के कारण बदमाश अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सके। लूट की कोशिश नाकाम होने के बाद बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवा में 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग सहम गए। घटना की सूचना मिलते ही गीता कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पीड़ित व्यापारी ने आशंका जताई है कि वारदात के पीछे किसी जानकार का हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। गुरुग्राम के IMT मानेसर सेक्टर 1 के बीच मार्केट में कार चालक की खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। बाजार के बीच चालक तेज रफ्तार कार को गोल गोल घुमाते हुए स्टंट करता नजर आया, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि स्टंट के दौरान चालक ने कई बार सड़क पर मौजूद कुत्तों के बेहद करीब कार घुमाई, जिससे वो बाल बाल बच गए। इस दौरान बाजार से गुजर रहे कई राहगीरों ने डर के कारण अपना रास्ता बदल लिया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां दोस्तों का मजाक युवक पर ऐसा भारी पड़ा कि उसकी जान चली गई। ये मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां रबुपरा कोतवाल इलाके के एक निजी कंपनी में साथी कर्मचारियों ने मजाक में युवक को कंप्रेसर लगा दिया, जिससे उसके पेट में हवा भर गई। इसके बाद युवक के पेट की आंत फट गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। साथी कर्मचारियों द्वारा कंप्रेसर से पेट में हवा भर दिए जाने से घायल हुए युवक की बुधवार रात अस्पताल में मौत हो गई। उसे गंभीर हालत में आंत की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथियों द्वारा मजाक में की गई हरकत ने युवक की जान ले ली। हरियाणा के डांसर डिंपल चौधरी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 1 की कॉमर्शियल बेल्ट का है। वीडियो में हरियाणवी डांसर 2 युवकों के साथ जमकर गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं, जबकि वहां लोगों की भीड़ जमा है। यह हाई वोल्टेज ड्रामा दरअसल फोटो खींचने को लेकर हुआ। डांसर वीडियो में बोल रही हैं कि इनकार करने के बाद भी फोटो क्यों खींचा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो करीब 2 मिनट का है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के पास का है। बताया जा रहा है कि घटना 2 से 3 दिन पुरानी है और शाम के समय की है। वीडियो में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी के साथ एक और लड़की है। उनकी 2 युवकों से तीखी बहस हो रही है। आसपास बच्चों के साथ लोगों की भी काफी भीड़ जमा है। नोएडा के कॉलोनी में मामूली कहासुनी के बाद 2 लोगों ने अपने पड़ोसी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार यह घटना गुरुवार शाम बादलपुर थाना क्षेत्र स्थित रॉयल सिटी कॉलोनी में हुई। मृतक की पहचान जीवन किशोर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि जीवन किशोर का अपने पड़ोसी विशाल कश्यप और विकी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों ने बताया कि इसके बाद विशाल कश्यप और विकी ने कथित तौर पर जीवन किशोर को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए।
इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और मामले की जांच जारी है। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी के बाद मृतक बच्चे की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया है कि महिला और उसके प्रेमी के बीच चल रहे संबंधों में बच्चा बाधा बन रहा था। इसी वजह से कथित तौर पर दोनों ने मिलकर मासूम की हत्या की साजिश रची। घटना 16 जून को सामने आई थी, जब बच्चे की दादी ने उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अर्पिता शर्मा को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर हस्तिनापुर के जंगल से बच्चे का शव बरामद किया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और कार भी बरामद कर ली है। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर बच्चे की मां की कथित भूमिका सामने आने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश सरकार की नई ई पंजीकरण व्यवस्था के खिलाफ वकीलों और डीड राइटर्स ने मोर्चा खोल दिया है। नोएडा सेक्टर 33 और ग्रेटर नोएडा के गामा 2 स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अधिवक्ता और डीड राइटर्स अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जिसके चलते रजिस्ट्री का काम पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बताया जा रहा है कि 300 से अधिक रजिस्ट्रियां अटक गई हैं, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकार के राजस्व को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार ई पंजीकरण व्यवस्था को वापस नहीं लेती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से 2 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एटीएस को पिछले काफी समय से इन संदिग्ध की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिल रहे थे। पुख्ता जानकारी और सर्विलांस के आधार पर एटीएस की टीम ने बुलंदशहर में छापेमारी कर दोनों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर और फैजान के रूप में हुई है। शुरुआती जांच के अनुसार ये दोनों आरोपी बुलंदशहर में अपनी पहचान छुपाकर स्लीपर सेल के रूप में सक्रिय थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि ये सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी और हैंडलर आबिद जट के संपर्क में थे। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये किसी बड़ी देश विरोधी साजिश को अंजाम देने या स्थानीय स्तर पर अपना नेटवर्क मजबूत करने की फिराक में थे। इस गिरफ्तारी की पुष्टि कानून व्यवस्था और एटीएस के अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने की है। एटीएस की टीम दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए लखनऊ या संबंधित मुख्यालय ले गई है।